विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री का जीत का दावा और ये अंदाज बता रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2023 ही नहीं, 2024 के आम चुनाव के लिए भी उतने ही आश्वस्त हैं। सागर के परतुम्हा में संत रविदास मंदिर की नींव रखने आए पीएम मोदी ने सबसे पहले संत रविदास को नमन किया, तो ठाना की सभा में सामाजिक समरसता का मैसेज दिया, तो कई दफा दलित, पिछड़े और आदिवासियों का जिक्र किया। पीएम ने बीजेपी की योजनाओं को गरीबों और वंचितों से जुड़ा बताया। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम शिवराज की केमिस्ट्री भी देखने को मिली। सीएम शिवराज ने पीएम को धन्यवाद दिया, तो पीएम ने सीएम शिवराज का अभिनंदन किया। मैं इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। और मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है ये कहते हुए कि 1,30,00,000 लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण। इनके अलावा पीएम मोदी के संवाद में सागर की लाखा बंजारा झील, जनजातीय गौरव दिवस, रानी कमलापति और टंट्या मामा स्टेशन का जिक्र बता रहा था कि बीजेपी की नजर SC/ST वोटर्स पर है, जो 23 के साथ 24 में भी नया पार लगाएंगे। हालांकि कांग्रेस भी MP में कमलनाथ और 24 में महागठबंधन इंडिया की जीत का दम भर रही है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है कि 2024 में जो इंडिया गठबंधन बना है, इसकी सरकार बनेगी और इस मंदिर में 100 करोड़ का जो बनना है और भी लगे पैसे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लगाएगी। लेकिन लोकार्पण जो इंडिया का प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इसका लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस कुछ भी कहे, 23 और 24 के लिए पीएम मोदी का जोश हाई है। मंच सागर का हो, संसद का हो या फिर भोपाल में कार्यकर्ताओं के बीच हो, वो पूरे आत्मविश्वास से चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस विजय रथ से कांग्रेस किस तरह मुकाबला कर पाएगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या पीएम मोदी ने इशारों में 24 के लिए मैसेज दे दिया है? सवाल नंबर 2, सामाजिक समरसता के जरिए बीजेपी की SC/ST वोटर्स पर नजर है? सवाल नंबर 3, बीजेपी के विजय रथ का मुकाबला कांग्रेस किस फॉर्मूले से करेगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मोदी का विश्वास। मोदी ये विश्वास दूसरी या तीसरी बार बीते एक पखवाड़े में जाहिर कर चुके हैं और ख़ास तौर से सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान तो उन्होंने चुटकी लेते हुए विपक्ष के लिए कहा था कि बड़ा शुभ है विपक्ष का रवैया। वो जितना अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं उतना विश्वास जनता का नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ता है। और अगर उनकी बात करें हम सागर में, तो सागर में उन्होंने बड़े विश्वास से ये भी कहा कि रविदास जी के इस भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए मुझे संत रविदास जी अवश्य मौका देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं उनकी जन्मस्थली वाराणसी, काशी का प्रतिनिधित्व भी करता हूं और उनकी जन्मस्थली भी गया हूं वाराणसी में। तो नरेंद्र मोदी जी का ये कहना, जबकि लोकसभा चुनाव में आप कह सकते हैं 6-7 महीने बचे हैं और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रफली 2.5-3 महीने का समय आप कह सकते हैं बचे हैं, ऐसे में ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लौटेंगे, हम आएंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस भाषा में ये बात कह रहे हैं उसमें एक प्रचंड आत्मविश्वास दिखाने की और प्रदर्शित करने की पूरी
वो कोशिश भी है, और कोशिश से ज़्यादा ये है कि हम तो आ ही रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीक़ा भी है, क्योंकि जिस रैंक एंड फाइल के सामने आप ये बात कह रहे हैं वो 2-2.5 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए कमर कस चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा है, और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम लौटेंगे, तो उसके मन का विश्वास और ताकत से भरता है, और वो ये अनुभव करता है कि जब उसका नेतृत्व करता इतने आत्मविश्वास से भरा है, तो निश्चित तौर पर उसको और परिश्रम करके उसको और अधिक गहराई के साथ और अधिक ताकत के साथ सच्चाई में बदलना चाहिए। तो सागर का दौरा संपन्न हुआ। कह सकते हैं आप कि दलितों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की तरफ भी बढ़ रही है, और उसी कड़ी में ये कोशिश थी। बहरहाल इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार भी माने जाते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। स्वदेश शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है, ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं। मनोज सैनी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, सागर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जिन्होंने उस रैली को, वहाँ की पल्स को, नेताओं की भाव भंगिमा को, बॉडी लैंग्वेज को बहुत करीब से देखा। मनोज, पहला सवाल आप ही से, किस तरह से आप इस रैली को डिस्क्राइब करेंगे, प्रधानमंत्री के इस कथन को कि संत रविदास जी उन्हें अवश्य मौका देंगे कि 2024 के बाद जब इस मंदिर का उद्घाटन होगा, 2024 में ही संभवतः, तो वो फिर उद्घाटन के लिए भी इसी हैसियत से सागर आएंगे। जी मनोज। देखिए, 24 की बात यदि वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 24 को लेकर तो जनता उत्साहित है। और आज भी जब चर्चा हो रही थी, यहाँ पहुंचने वाले लोग थे तो मोदी मोदी कहते नजर आ रहे थे शरद जी। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं इस पूरे कार्यक्रम की, तो मैं इसे सफल इसलिए कहूंगा कि अभी तक की सबसे बड़ी रैली, चूंकि लगातार हम लोग रैली कवरेज करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आज की रैली बहुत सफल थी। काफी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, और जो एक समरसता का मैसेज भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, रैलियों में भीड़ तो आती है मनोज, और बहुत बढ़ चढ़ के आती है, लेकिन उत्साह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने उत्साह की दृष्टि से भी इसको उसी मोर्चे पर पाया? जी, मैं वही कह रहा हूं। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि 24 को लेकर मोदी मोदी करते तो लोग नजर आ रहे थे, लेकिन 23 का जो चुनाव होगा शरद जी, ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में लोग, यहाँ का जो माहौल है, जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, तो वो थोड़ा चैलेंज यानी चुनौती भरा दिखाई देता। खासकर मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। कई सारे लोगों से हमारी बात हुई है, आम जनता से हमारी बात हुई है, लेकिन जो संवाद और संवादहीनता की जो बात कही जाती रही है, उसका असर यहाँ खुलकर दिखाई देता है। इसको कहने में मुझे गुरेज नहीं, क्योंकि आम जनता से बात, लेकिन जो एक दलित वर्ग को जोड़ना, अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर आगे बढ़ना, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जब जब सहयोग किया है तब तब सरकारें बनी हैं। चाहे हम 2013 की बात करें तो 13 में बहुत अच्छा प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 28 सीटें आई थी, और आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2018 जब आया तो 18 और 17 में 35 में सीट हो गई, एक के पास 17 चली गई, एक के पास 18, यानी एक सीट का अंतर हो गया, यानी कांग्रेस ने बहुत बेहतर किया। लेकिन अब बारी 2023 की है, तो 23 को लेकर जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से लगातार हम कहते हैं कि एक जोरदार तकरार, और खासकर बुंदेलखंड की मैं बात करूं, जब आम लोगों से बात करें तो हमें लगता है इसीलिए 24 में तो प्रधानमंत्री आने ही वाले हैं, 23 में सरकार बनेगी, इसलिए 24 में आएंगे। पर यहाँ का जो माहौल है वो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री यही तो संदेश दे के गए हैं कि 24 में प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं लौटता हूं, तो आप लोगों का भी क्या दायित्व है? आपको पसीना बहाना है। 24 के लिए तो प्रयास चल ही रहा है, 23 के लिए उसके पहले आपको पसीना बहा के सफलता के उस पायदान पर आगे बढ़ना। आप कितना इस मैसेज को डिकोड करके बीजेपी आगे बढ़ती है, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। स्वदेश जी, निश्चित तौर पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर निगाहें हैं, क्योंकि वो भी इसी रीजन में आने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ भी उनका दौरा इसके पहले प्रस्तावित है। तो चुनावी तैयारियां तो अपने पूरे जोशो खरोश से जारी हैं। प्रधानमंत्री का दौरा किस तरह से देखती है कांग्रेस?
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय मध्य प्रदेश में आए, स्वागत है उनका। और अभी हमारे पूर्व मंत्री ने भी कहा है कि अगर 100 करोड़ से कम पड़ जाएंगे तो सरकार तो कांग्रेस की बन रही है, हम इससे ज़्यादा भी लगा देंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें शरद जी, बिल्कुल आप तो बड़े विद्वान पत्रकार हैं। 2014 में जो इनके उठान पर थे, जो एकदम बढ़त पर थे, वो बहुत ज़बरदस्त थे। हिंदी बेल्टों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ बम्पर सीटें लोकसभा की आई थी। और 2018 आते आते इनके हाथ से 3-3, 4-4 सरकारें खिसक गईं। अभी हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कर्नाटक में पूरी ताकत लगाई, बहुत दौरे किए, पूरी मशीनरी लगाई, यहाँ तक सीबीआई और ईडी तक का उपयोग किया। बावजूद इसके भाजपा पे फाटक लग गया कर्नाटक में। ऐसी हिमाचल में हमने देखा, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। अब ये संत रविदास जी की मंदिर की बात करते हैं तो तुगलकाबाद में शरद जी आपको तो याद होगा कि दिल्ली और सरकार और दिल्ली प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधीन है दिल्ली सरकार का एरिया। और तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर जमींदोज किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कोई एक्शन नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेना चाहिए था, वो मंदिर बनना चाहिए था। अब ये चुनाव आ गया तो ये मंदिर की बातें करने लगे हैं। इसके पहले 18-19 साल से इनकी सरकार है, कभी इन्होंने ऐसा सोचा हो तो बता दीजिए। और उनके अनुयायी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भाषण में हमने सुना, उन्होंने टंटिया मामा का भी नाम लिया, रानी कमलापति का भी नाम लिया। और उनके वंशजों पर यहाँ पेशाब किया जाता है मध्य प्रदेश में। उनके वंशजों को 4 व्हील वाहन से बांध के घसीट के उनके प्राण ले लिए जाते हैं। उनके वंशजों की बेटियाँ चाहे रीवा की हो चाहे मैयर की हो, उनके साथ गैंगरेप होते हैं। निर्भया कांड पार्ट 2 हो जाता है। सरकार देख रही है लगातार। तो जनता तय करेगी, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश जो भी हो, लेकिन तय तो जनता करेगी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से हर वर्ग का सपोर्ट है और सरकार बनेगी कांग्रेस। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, देखिए सर जी, थोड़ा सा कांग्रेस और भाजपा का अंतर है, और इसीलिए कांग्रेस के पूरे वक्तव्य में आपको कहीं पर भी क्या मिलेगा इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे आज के कार्यक्रम में भी 3 बड़े प्रोजेक्ट, मनोज जी आप तो वहीं थे, 2,500 करोड़ के लगभग जो बीना और कोटा की रेलवे लाइन है वो डबल करने का इसका शिलान्यास किया गया, इसका प्रारंभ किया गया। उसके साथ में 1500 करोड़ की लगभग हमारी 1600 करोड़ 1580-90 के आसपास, यानी 1600 करोड़ रुपए की जो सड़क परियोजनाएं हैं उसको वहाँ पे प्रारंभ किया गया। तो न केवल 100 करोड़ का, और 100 करोड़ का सर आप समझते हैं शरद जी, जब 100 करोड़ का मंदिर बनेगा, आपको इसकी पृष्ठभूमि बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है शरद जी, बस आधा मिनट लूंगा जी। जब शिवराज जी चुनाव में जाते ही हैं, जैसा इन्होंने कहा भी हमको जाना तो पड़ता ही है, समाज के बीच में हम लोग कौन दुबई वाले हैं। तो जब उनके बीच बैठे तो उनका एक प्रस्ताव आया कि साहब ये जो मंदिर है सागर का, ये बहुत महत्वपूर्ण है संत रविदास जी का, और थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो 10, 20, 25, 50 लाख की उनकी अपेक्षा थी समाज की और संतों की। तो अब शिवराज जी शरद जी आप जानते ही हैं भाई। देखो एक बात तो तय है, शिवराज जी कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। अब इसको अब आप अच्छा मानो या बुरे, विरोधी इस बात से चिढ़ जाते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है। तो उन्होंने तत्काल कल्पना करी कि नहीं, छोटा मोटा नहीं बनेगा, अब बनेगा तो ये संत रविदास तीर्थ बनेगा। और 100 करोड़ किसी ने सोचा नहीं था शरद जी, मनोज जी भी घूम के आए हैं, उन्होंने सोचा, किसी के मन में नहीं था, बुद्धि में नहीं था कि 100 करोड़ का एक तीर्थ स्थल बनकर तैयार होगा। आप लोगों ने सर इतना बड़ा रानी कमलापति स्टेशन बनाया, वो भी सैकड़ों करोड़ का है प्रोजेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा तीर्थ स्थल वहाँ बनकर तैयार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर बड़े बड़े कुंभ जैसे, रविदास कुंभ जैसे आयोजन भी हो सकते हैं, मंथन होगा, एकत्रीकरण होगा, और उसके साथ साथ वहाँ तक आने जाने के लिए 1600 करोड़ की सड़कें और 2,500 करोड़ का बीना और कोटा दोहरीकरण रेलवे लाइन का। तो न केवल हम संत रविदास जी पर काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपितु उस समाज को सड़कों और रेल के माध्यम से प्रगति से जोड़ने से, विकास से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको जितना बोला, मैंने एक भी लाइन सर कांग्रेस पे नहीं बोली जी। शरद थोड़ा सा इरशाद कर देना। नहीं बिल्कुल ठीक है, बात मुद्दे की बात है। तो ये अंतर सर चुनाव में रहेगा। आपने कहा था ना खड़गे जी भी आ रहे हैं, तो सर ये हमको केवल गाली देंगे, ठीक है, और हमको योजना उन्होंने भी कोई कोसने वाली बात नहीं कही, क्यों देंगे, उन्होंने भी तर्क से मैं पॉजिटिवली ले रहा हूं, कोशिश की है सर, मैं पॉजिटिवली ले रहा हूं, लेकिन तथ्यात्मक है जी कि 18 राज्यों में सर आज भी गैर भाजपा शासित सरकारें हैं। ध्यान से सुनिएगा शरद जी, 18 राज्यों में, कभी इन 18 राज्यों में आपको ये बात सुनने में आती है, कभी आपको ये सुनने में आती है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट कहीं पर किसी ने बना लिए हो? नहीं आएगी सुनने में।
आपको हिंसा की बातें सुनने में आएंगी, पॉलिटिक्स की आएगी, बिहार ले लो, पश्चिम बंगाल ले लो, हिमाचल में आपको ओवरड्राफ्ट और बैंकरप्ट सरकार मिलेगी, कर्नाटक में पेमेंट रुक गए हैं, ये मिलेगा सुनने को। कभी आपने सुना कर्नाटक में इस प्रकार का 100 करोड़ का कोई किसी संत का कोई मंदिर बनाया जा रहा हो? आपके मन में कुछ उमड़ घुमड़ तो रहा बस है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये अंतर भाजपा और कांग्रेस में है और ये रहेगा। हम लगातार भारत के निर्माण पर काम करेंगे। शुभकामनाएं आपको भी, कांग्रेस के लिए भी। यही आप लोगों की प्रतिबद्धता होनी ही चाहिए। और निश्चित तौर पर कोई भी सरकार, हम बार बार ये बात कहते हैं कि वो इसलिए नहीं आती कि चुनाव हार के बाहर हो जाए। आलोचना आप दोनों का धर्म है, अधिकार है, वो चलता रहे, लेकिन विकास विकास और विकास। जी स्वदेश जी। देखिए, सच बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने निश्चित रूप से ये समझ लीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बिल्कुल नापसंद कर दिया। आपने देखा होगा सर, मुद्दे पर अपन बात, मतलब मुद्दे क्या है विकास के लिए जो आलोचनात्मक आपका रवैया हो। वाजपेयी साहब ने जो मुद्दा था आज का, उस मुद्दे से बिल्कुल विषयांतर होकर के क्या विषयांतर किया? मैंने तीनों प्रोजेक्ट बताए। आप बताइए, महाकाल में 850 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें आपने 50% कमीशन का आपने देखा है कि आप ब्राह्मण हैं, आप सनातनी, आप जानते हैं, आपको अधिकार है। स्वदेश जी, चुनौती दीजिए उसको। शरद जी, में 30 संस्थाएं हैं, लोकायुक्त है, ईओडब्ल्यू है, कोर्ट है, अगर उसके बाद आप मैं 30 सेकंड लूंगा बस। ये कर ही नहीं सकते आप। हमारे सनातन में लिखा है, उसके पहले विधानसभा का फ्लोर है। 18 राज्यों में आप बताइए कहाँ क्या किया आपने। आप तो ये बता दीजिए, पहली बात 18 राज्य आपके पास, बताइए। देश की हारी हुई 70 साल में आपने क्या किया, एक बताइए। देश में बताइए ना, पूरे राज्य कितने, सुन तो लीजिए आप। दाएं बाएं देखने अरे अभी आप देख रहे हो जो मोबाइल भी है, तो ये क्या है, ये राजीव गांधी की देन है, कंप्यूटर युग मोबाइल का राजीव गांधी क्या संबंध है? हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, कांग्रेस लेकर आई, एम्स को कांग्रेस ने बनाया, चलिए मैं लौटता हूं। जब मैं पहला हुआ था तो अर्जुन सिंह की सरकार कांग्रेस थी। ने जो किया, कांग्रेस ने किया। आपने किया क्या, कुछ नया कर दिया हो तो बता दीजिए। आज सच बात ये है, 18 राज्यों में आज आप बताइए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। आप मध्य प्रदेश में 18 राज्यों में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बताइए, मैं उड़ जाऊंगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। 100 करोड़ का हिमाचल में बताइए। महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ है, छत्तीसगढ़ में हमारे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बता दीजिए। 12 हमारे कर्नाटक में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बता दीजिए। एक ही बारिश में नीचे धराशायी हो गए। सर आप बताइए। चलिए मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ सर, मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए, मुद्दा जो हमारा है उससे मत हिलिए। मुद्दा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री है, कांग्रेस की सरकार में और आपके भी बड़े नेता वहां जा रहे हैं। हम मुद्दे से ना हटे। मनोज जी, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट सर, ओपन ऑफर है। सवाल पर आता हूँ, जिस सवाल की झलक आपने थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन और सरकार, यानी कि मंत्री और उससे जुड़े हुए और जो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, ये लोग और संगठन की पूरी शक्ति। बुंदेलखंड में आपने महसूस किया 3 मंत्री हैं वहाँ। काफ़ी बड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ, जिस इलाके में इस समय लीडरशिप की बड़ी चकाचौंध है। क्या लगा आपको प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद वहाँ क्या बदला? क्योंकि आमतौर पर बड़े नेताओं के दौरे एक बदलाव लेकर आते हैं अपने साथ, एक एनर्जी की लहर दौड़ाने की कोशिश करते हैं, और बिटवीन द लाइंस, यानी जो समझने वाले समझ जाते हैं, वो झलक भी दिखा के चले जाते हैं नेता जी। देखिए, एनर्जी भी बड़ी है, ऊर्जा का संचार भी हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है सब अपने अपने लिए ऊर्जा का संचार देख रहे हैं शरद जी। और जो प्रधानमंत्री की लाइन थी कि 24 में आकर मैं यहाँ मंदिर का शुभारंभ करूं या उद्घाटन करूं, तो मुझे लगता है 23 कहीं उसमें छिपा हुआ, आपने भी उस तरफ इशारा किया था। तो ये बड़ी लाइन थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हाल में जब नेताओं से बात करें, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं तमाम कार्यकर्ताओं से जगह जगह रुककर बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री के आने और जाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं वो आम जुबा पर है। तो ये समझने की जरूरत मुझे लगता है सरकार को भी पड़ने वाली और संगठन को भी पड़ने वाली। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो फिर 2018 से पहले की बात कर लें या उससे पहले जब जब सरकार को मौका मिला होगा, बुंदेलखंड पैकेज की बात जरूर होती रही है, लेकिन बुंदेलखंड पैकेज से क्या विकास की लाइन खुल गई, विकास का रास्ता खुल गया? याद है सभी को कि रास्ते क्या रहा करते थे, विकास का मॉडल क्या रहा करता था। यदि कैन बेतवा को लेकर बात की जा रही है तो ये विकास का मॉडल है। और इस बीच में यदि मंदिर या समरसता, जो कि बुंदेलखंड में बहुत जरूरत है, बुंदेलखंड एक ऐसा स्थान है, रेल लाइन सहित तमाम विकास की योजनाएं जो समर्पित की गई हैं, जिनमें से कुछ प्रस्तावित जल्दी पूर्ण होने वाली हैं, इसको लेकर भी कुछ आपने पल्स लोगों का फील किया? जी।
देखिए, विकास की जब बात होती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सराहते हैं लोग, सरकारों को सराहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन शरद जी, विकास के मॉडल को आप जनता तक ले जा पाने में कितने सफल होंगे, उसके लिए मुझे लगता है एकजुटता की जरूरत होती है। और समरसता बिल्कुल संत जी, रविदास जी, के चलिए। बीच में तो आ जाएगी, बिल्कुल। लेकिन समरसता की जरूरत मुझे लग रहा है पार्टी के भीतर भी पड़ने वाली है, कांग्रेस में भी बिल्कुल दिखाई बिल्कुल, देता है और ये बीजेपी में बड़ी भी। बात है, यही सवाल है डॉक्टर हितेश वाजपेयी। एक चीज में तो बीजेपी इसके लिए डेवलपमेंट को लेकर बीजेपी की पहचान है, इसमें शक नहीं। और इस समय सड़क एक बड़ा इशू है। केंद्र में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, जिस संकल्पना से, वो दुनिया में एक रैंकिंग रखता है। सड़क निर्माण की हम बात करें, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, 250 किलोमीटर मध्य प्रदेश से भी गुजर रहा है, अभी हमारी टीम भी गई थी। लेकिन माफ़ कीजिएगा, कई बार ये भी बात होती है कि विकास और राजनीति के जो पारंपरिक मॉडल हैं और संगठनात्मक मजबूती जिसके लिए बीजेपी जाने जाती है, इनका तीनों का एक आइडियल फार्मूलेशन ही जीत के दरवाजे पर ले जाता है। यानी तीनों चीजें आपको ऐसा नहीं है कि एक मुकम्मल कर देगी। जी, इस पर सर, ये हमने 18 में सीखा शरद जी। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मनोज जी भी बार बार उस ओर इशारा कर रहे हैं कि विकास पर कभी कभी वोट नहीं मिलते हैं, आपको राजनीति पर भी ध्यान देना होता है। मैं आपकी बात समझ गया। तो 18 में हम थोड़ा राजनीति में हार गए। विकास तो लगातार किया है, हम रोज कहते हैं, हमने आपको बताया भी है। और ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी विकास केंद्रित राजनीति और सत्ता चलाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि केवल डेवलपमेंट पर कभी कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं हो पाती है। तो मैं आपकी बात से दोनों से बिल्कुल खुले रूप में सहमत हूँ। लेकिन इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो राजनीतिक चालें या राजनीतिक पैतरेबाजी, कोई भी बाइपोलर पॉलिटिक्स है तो सामने केवल कांग्रेस है, उसकी तरफ से रहेगी भी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार लोगों को समझाकर हम उस पर भी जीत हासिल करें और कोई संशय ना रहे। तो हम केवल अपनी विकास की योजनाओं के सहारे नहीं रहे, हम थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल होकर भी इस चुनाव में उतरेंगे। भी आप आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, अच्छी बात आपने कही और बड़ी बेबाकी से आपने माना कि स्वदेश जी, ये आपके लिए भी मैसेज ये है कि उम्मीद से भी चुनाव नहीं जीते जाते हैं। कई बार उम्मीद रहती है, आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सेगमेंट था मीडिया का भी, जिसको लग रहा था कि वहाँ एक परिवर्तन का चुनाव हो सकता है। कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, न राजनीतिक दल, न मीडिया, न सर्वे रिपोर्ट्स। लेकिन आपको उस बीजेपी से भिड़ना है जो अपनी कमजोरियों को समझते समझते अंतिम समय में अपना समग्र झोंक देती है चुनाव में। तो इस बार आपको भी अपना समग्र झोंकना है, जैसा डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 2018 के नतीजे ये बताते हैं कि अंत में बीजेपी फिर वहां खड़ी हो जाती है जहां आप जीत कर भी अपनी जीत को लेकर जश्न नहीं मना पाते। देखिए शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। इनका उद्देश्य ये है कि सरकार बनाओ, इनके प्रकार खरीदो फरीद करो, ईडी सीबीआई का प्रयोग करो, कुछ भी करो, तोड़ो फोड़ो, लेकिन सरकार बनाओ। लेकिन कांग्रेस का ये कभी नहीं रहा। कांग्रेस जनसेवा के भाव से काम करती है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास रहा है, कुर्सी के लिए काम कभी नहीं किया। अब आने वाला समय क्यों इसलिए है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। माननीय मोदी जी 2014 में आए, खूब बाढ़ जैसी आई, बावजूद इसके देखते जाइए अब खिसकते चले जा रहे हैं इनसे लगातार राज्य। जब राज्य खिसक रहे हैं, माननीय मोदी जी अब सड़कों की बात अभी की हमारे विद्वान प्रवक्ता महोदय ने, सड़कों पे चलेंगे तो वाहन, अब वाहन कहाँ से चलेंगे? 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल है, 100 रुपये डीजल है, और महंगाई इतनी चरम पर, बात टमाटर की अकेले नहीं कर रहा हूँ मैं, हर चीज़ महंगी हुई है और 25-25 गुना महंगी हुई है। कुल मिलाकर के महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना मुश्किल दूभर हो गया उसको, बेरोजगारी चरम पर हो गई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ जुमले सीख गए हों, जुमलेबाजी करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर के इनकी जब विकास यात्रा निकली सर जी, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में भी कुछ दिखाया गया कि इनके 160 विधानसभाओं में जनता ने इनके विधायकों को वापस लौटा दिया, बैरंग वापस कर दिया कि विकास हुई नहीं है। तो अब काहे का विकास क्या हुआ? कमीशन का विकास हुआ, पटवारी भर्ती में कमीशन का विकास हुआ। लेकिन आपको भी अपनी संगठनात्मक ये मुद्दे आपका अधिकार हैं, लेकिन इसके साथ आपकी संगठनात्मक विकास हुआ, काहे का हुआ? इनका छोटा सा कार्यकर्ता फॉर्च्यूनर में चलने लगा। चलिए स्वदेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा और मुलाकात करिए छत्तीसगढ़ के 2013 बैच के IAS और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के कलेक्टर अजीत वसंत से। नमस्कार।